राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या में शामिल 2 शूटर समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तीनों आरोपियों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड विदेश में बैठा कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। हत्या के पीछे वजह क्या रही, कैसे रची गई साजिश, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 5 दिसंबर को राजस्थान के राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर नवीन, रोहित और नितिन ने फ्रेंडली एंट्री की और 10 मिनट बैठने के बाद रोहित और नितिन ने गोगामेडी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद नवीन पर भी गोली चलाई और वहां से भाग गए। जानकारी के मुताबिक सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड का मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या की सुपारी और शूटर तय करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी। वीरेंद्र चारण राजस्थान की जेल में था और उसके साथ ही रोहित राठौड़ भी बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था और इस वजह से वो सुखदेव से नाराज था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। नितिन फौजी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। नितिन को भरोसा दिया गया कि उसे विदेश में बसा दिया जाएगा। 5 दिसंबर को नितिन पहले ही जयपुर पहुंच गया था। यहाँ एक कैरियर बॉय ने हथियार नितिन फौजी को लाकर दिए। फिर रोहित राठौर भी नितिन से मिला। दोनों की ये पहली मुलाकात थी। शूटर नितिन और रोहित को हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। नवीन शेखावत को ये तो पता था कि सुखदेव निशाने पर है, लेकिन वो चाहता था कि मसला बातचीत से हल हो जाए। जब सुखदेव और शूटर आमने सामने थे तो नवीन शेखावत ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी गोलियां मारी गई। अब सवाल ये है कि विदेश में बैठा हत्या का मास्टरमाइंड रोहित गोदारा सुखदेव गोगामेडी से नाराज क्यों था। जानकारों के मुताबिक साल 2017 में राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंदपाल की हत्या हो गई। उसके विरोध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें हत्या की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। उस धरने में सुखदेव भी बैठा था, लेकिन वो धरने से बीच में उठकर चला गया। ये बात रोहित गोदारा को रास नहीं आई और तब से ही वो सुखदेव की हत्या करवाना चाहता था। रोहित गोदारा सिग्नल ऐप के जरिए न केवल शूटर से लगातार संपर्क में था, बल्कि हत्या से पहले और बाद में लगातार चारण से फोन पर बात कर रहा था। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी इस ऑपरेशन की जानकारी साझा कर रहा था। हत्या के बाद हथियार जयपुर के पास डिडवाना के एक टोल के आसपास कहीं जंगल में फेंक दिए थे। चंडीगढ़ के बाद दोनों आरोपियों रोहित राठौर और नितिन की गोवा जाने की योजना थी। गोवा के बाद दक्षिण भारत के कई इलाकों में छुपे रहना था और इसी दौरान पासपोर्ट और विदेश जाने का इंतजाम होना था, लेकिन इस सबसे पहले ही वो पकड़ लिए गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत रोहित और नितिन सहित उनके तीसरे साथी उधम को चंडीगढ़ सेक्टर 22 के एक होटल से गिरफ्तार किया है। हमारी टीमें एडवांस में भी थी और चंडीगढ़ में भी थी, सब हम इनको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन ये रुक नहीं रहे थे, लगातार चल रहे थे। तो जैसे ये वहाँ से वापस चले हैं तो हमने इनको चंडीगढ़ में इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार कर लिया। नितिन फौजी को हमने अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ दिल्ली पहुँचते ही जो राजस्थान के पुलिस थी उसके साथ एडवांस में भेज दिया ताकि वहाँ कुछ रिकवरियाँ करनी है। और बाकी जो दोनों को अभी हमने रोहित को और इसको अपनी टीम के साथ पूरे कमांडोज और पूरे एस्कॉर्ट के साथ भेजा ताकि उनके साथ रास्ते में कोई वारदात न हो। तीनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल किए हथियार जयपुर के होटल के पास छुपाए हैं, जिन्हें अब पुलिस बरामद करेगी। अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस
पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। इन तीनों को फिलहाल राजस्थान के लिए रवाना कर दिया गया है। नितिन पहले से वहां पर राजस्थान में थे, लेकिन रोहित और ऊधम को आज ही यहां से इसी ऑफिस से राजस्थान के लिए रवाना कर दिया गया है और वहां पर राजस्थान की टीम पहले तो हथियारों का पता करेगी, जहां पर इन्होंने हथियार छुपाए हैं उनको हासिल करेगी और उसके बाद बाकी की पूछताछ इनसे करने वाली है। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चाहे आप नौकरी करते हो, कारोबार चलाते हो या घर चलाते हो, आपको एक खुशहाल जीवन चाहिए, सुरक्षित भविष्य भी। इसका वास्ता पैसे और प्रॉफिट से है और प्रॉफिट के बारे में आपको एनडीटीवी प्रॉफिट से बेहतर कौन बता सकता है। एनडीटीवी प्रॉफिट लॉन्च हो गया है और आपके टीवी पर सुलभ है। इसके अलावा ये ndtvprofit.com, hindi.ndtvprofit.com पर भी है और ऐप के रूप में भी आपके साथ है। छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान को अब भी मुख्यमंत्री के नामों का इंतजार है। नतीजों की घोषणा हुए 7 दिन बीत चुके हैं। आज मध्य प्रदेश से जुड़ा फैसला हो सकता है। शाम 4 बजे भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की उम्मीद है। तमाम अटकलें चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई नए चेहरों तक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इन अटकलों के बीच रविवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान क्या बात हुई ये पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नाम चर्चा में चल रहे हैं और आज ये माना जा रहा है कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक दल कि आज विधायकों के साथ बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम चेहरे पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। शाम तक इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि जब तक घोषणा नहीं होती तब तक समीकरणों को लेकर, चेहरों को लेकर कयास लगते रहेंगे। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? शायद इस सवाल का जवाब आज हमें मिल जाए, क्योंकि बीजेपी की विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में। तस्वीरें आपको हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक दिखाते चल रहे हैं। ये जो स्टेज बनाया जा रहा है, यहाँ पर बीजेपी के 163 नवनिर्वाचित विधायकों की फोटो सेशन होगी। यहाँ पर तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। जो बीच का सेंटर स्टेज आप शायद देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 पर्यवेक्षक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय संगठन ने नियुक्त किया है। 3 पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचेंगे। उनमें से सबसे पहले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण, इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाखड़ा। ये तीनों ही नेता यहाँ पर रायशुमारी करने के लिए विधायकों से पहुंचने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर साफ तौर पर विधायकों को निर्देश हैं कि मीटिंग से पहले किसी भी मीडिया पर्सन से चर्चा ना करें। ये एक खास लाइन हम कह सकते हैं कि शायद मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। ये जो तीनों पर्यवेक्षक आ रहे हैं, ये मात्र एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी लंबे समय से अपने मुख्यमंत्री नाम को लेकर मंथन कर रही है। हालांकि कुछ नाम चर्चाओं में भी हैं। पहले हैं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के सबसे लंबे जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा है प्रहलाद पटेल, ओबीसी के कद्दावर नेता, सबसे प्रबल दावेदार जिनको हम मानते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि एक साफ छवि वाले, सौम्य छवि वाले नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तीसरा नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, दिमनी से विधायक, लेकिन एक कद्दावर नेता, संगठन को बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं, कुशल नेता रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी जो है पर्सनली हम कह सकते हैं जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। चौथा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री हैं, ओबीसी नेता हैं, महाराज वाली छवि है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में बीजेपी में अपना एक अलग स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। 5वां नाम आता है एक सर्वण चेहरा जो है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, क्योंकि संगठन को कुशल तरीके से चलाना जो है उन्होंने पिछले कुछ समय में उसको प्रूव करके दिखाया है। तो इन 5 नामों पर चर्चा है। लेकिन ये बीजेपी है साहब, ये कभी भी चौंका सकती है। शायद कोई ऐसा नाम आ जाए जिनका हमने सोचा भी ना हो, और शायद यही वजह भी रही है कि बीजेपी को इतने लंबे
लंबे समय तक मंथन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए करना पड़ा। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जैसा एक नेता ढूंढना, यानी कि जैसे जनाधार शिवराज सिंह चौहान का है, जिस तरीके से वो जनता से रूबरू होते हैं, वो बीजेपी के लिए एक वैसा ही इमेज क्रिएट करना अभी मध्य प्रदेश में बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 में से 29 सीटें इस बार मध्य प्रदेश में जीतनी है और यही संकल्प लेकर बीजेपी का हर नेता भी चल रहा है। लेकिन शायद आज मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन प्रदेश की कमान को लीड करेगा, और सबसे खास बात यह है कि कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर इतने दिनों से मंथन चल रहा है, आज शायद ये पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करना संवैधानिक है या अवैध, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी खत्म हो गया था और राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ये फैसला सुनाया जा सकता है। तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, न केवल संवैधानिक नजरिए से, बल्कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो घाटी के लिए भी आज बड़ा दिन है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, सभी पक्षों को सुना। करीब 2 दर्जन याचिकाएं इस मामले को लेकर अलग अलग जरिए से डाली गईं और उन सबको उनकी दलीलें सुनी सुप्रीम कोर्ट ने और अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। तमाम पहलू, तमाम प्रश्न इस सुनवाई के दौरान उठाए गए और आज ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि देश में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार सरकार के इस फैसले पर, यानी 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, निरस्त किया गया अनुच्छेद 370 को, उसको लेकर सवाल उठाता रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये कहती रही है कि जो फैसला लिया गया वो संवैधानिक था। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। अनुच्छेद 370 को हटाने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही पता चलेगा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में था या नहीं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी फैसला कर लिया था और हमें इंसाफ का इंतजार है। तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का। इस मसले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष। काफी अहम दिन है। 16 दिन लगातार मैराथन सुनवाई चली और इस सुनवाई के बाद फैसला सुनिश्चित हुआ था। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे टिप्पणियां हमने सुप्रीम कोर्ट के मुंह से सुनी। इस पूरे मामले में 5 जजों के संविधान पीठ से खासतौर पर केंद्र पर भी सवाल उठाए थे कि एक राज्य को इस तरीके से 2 टुकड़ों में बांटने का अधिकार की शक्ति कहां से संसद को मिली। ये भी पूछा गया कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी राज्यों में आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ये भी सबसे अहम हमें ध्यान में रखना होगा कि एक नई चीज भी इस दौरान हुई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार से ये पूछा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या तैयारियां हैं। तो ये एक बड़ी बात थी जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि जम्मू कश्मीर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और परिसीमन की जो कवायद थी वो पूरी हो चुकी है। अब समय सीमा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये तय करना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब किए जाए। हालांकि जो लद्दाख क्षेत्र है वो हमेशा फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा फैसला आएगा जो भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो या हो तो किस तरीके से आगे कवायद हो, ये तमाम चीजों पर एक बहुत बड़ी संवैधानिक रेखा सुप्रीम कोर्ट इस पर खींचेगा। और यहाँ पर क्योंकि केंद्र सरकार की ये दलीलें थी, हालांकि शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था कि वो सिर्फ संवैधानिकता पर जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह के हैं, आतंकवादी घटनाएं रुक गई हैं। क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार बार बार ये कह रही थी कि इसके बाद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के बाकी नागरिकों की तरह मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, खासतौर पर शिक्षा के अधिकार जैसे अधिकार। वहां पर पर्यटन बढ़ा है, ये भी उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात समानता की जो बात है, जो देश भर में समानता, जो मौलिक अधिकार हैं वो सबको नागरिकों के एक बराबर है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिले हैं। लेकिन याचिकाकर्ता लगातार विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि संविधान का गला घोट दिया गया है, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है और ये नहीं हो सकता था जब तक के जम्मू कश्मीर के लोगों की राय न ली जाए। वहां पर संवैधानिक जो सभा है वो नहीं चल रही थी। तो संसद के पास इस तरह की कोई शक्ति, कोई अधिकार नहीं था कि वो इस तरह का निर्णय ले सके। तो एक बहुत बड़ा फैसला आएगा जो देश में जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक नई संवैधानिक रेखा खींचेगा। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही फैसला आएगा तमाम डिटेल्स आपको देंगे। पूरे दिन आज इस खबर से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम आपको हर पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। रुक करते अगली खबर का। आयकर विभाग के अब तक के सबसे बड़े छापे के बीच झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू का नाम सबकी जुबान पर है। उनके ठिकानों पर जारी छापों में अब तक 350 करोड़ से ज्यादा की कैश रिकवरी हो चुकी है। इतना कैश है कि नोट गिनने वाली कई मशीनें भी खराब हो गई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में इनकम टैक्स के छापे अब भी जारी हैं। ओडिशा के बोलांगीर, संबलपुर और टिटलागढ़ में छापे के बाद नोटों की गिनती हो रही है जो आखिरी चरण में है। 50 बैंक के कर्मचारी 40 मशीनों के साथ गिनती में जुटे हुए हैं। बौद्ध डिस्टिलरीज कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कंपनी के कंप्यूटर्स का डेटा भी इनकम टैक्स अधिकारियों ने ले लिया है। साथ ही प्रमोटर को भी पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। तलाशी पूरी होने में और वक्त लग सकता है क्योंकि कई लॉकर खोले जाने अभी बाकी हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस छापेमारी पर और डिटेल्स देने के लिए। और कितना समय लग सकता है मुकेश, क्योंकि अधिकारी भी कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा। अभी क्या क्या खुलना बाकी रह गया है? देखिए, छापेमारी लगातार अभी चल रही है। अभी कुछ लॉकर्स जो हैं वो नहीं खोले गए हैं जिनको खोलना है, और लॉकर्स के अंदर क्या कुछ निकलता है ये भी देखना होगा। तो अभी तक जो कैश मिला है वो 353.5 करोड़ रुपए बरामद हुआ है, जिसमें उड़ीसा के बालाघीर से 305 करोड़ रुपए मिला है, संबलपुर से 37.5 करोड़ रुपए मिला है और टिटलागढ़ से 11 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इन नोटों को गिनने के लिए एसबीआई बैंक के करीब 50 कर्मचारी 40 मशीनों के साथ लगे हुए थे। हालांकि कुछ नोटों को गिनने वाली मशीनें खराब हुई थी, जिनको बाद में ठीक किया गया। तो ये छापेमारी बुधवार से चल रही है और जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में चल रही थी। धीरज साहू एक बड़े शराब कारोबारी हैं और उनका देशी शराब बनाने का जो काम है वो है। तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जानकार हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनके यहाँ ये छापेमारी चल रही थी। और बुद्ध डिस्टिलरीज जो उनकी कंपनी है, उसके ठिकानों से ये पैसे बरामद हुए हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया और इसका पूरा सोर्स क्या है, इसको लेकर लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी है वो अभी ऑनगोइंग है और हो सकता है कि आज या कल में ये छापेमारी जो है वो खत्म हो जाए
और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे। लेकिन फिलहाल ये छापेमारी जारी है और जो तमाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो इस छापेमारी में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बारे में इन दिनों सब जानना चाहते हैं, आखिर इतना अकूत पैसा उनके पास आया कहां से। झारखंड में विपक्ष खासकर बीजेपी उनकी गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। मनीष कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। उड़ीसा के तीतलागढ़ में पिछले 5 दिन से बैंक कर्मचारी यहां नोट गिनने की ये मशीनें लेकर आ रहे हैं। अंदर बॉर्ड डिस्टिलरी बिजनेस ग्रुप के कार्यालय और गोदाम में पड़े छापों में नोट पर नोट जो निकल रहे हैं। आयकर विभाग के कर्मचारी अब तक 300 करोड़ से अधिक नगद नोट गिन चुके हैं, जो जब्त किए गए 176 बैग में रखे गए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये नकदी शराब, खासकर देसी शराब के धंधे की काली कमाई है, जिसे बैंक में आयकर विभाग से बचाने के लिए रखा गया था। ये आयकर विभाग के छापों में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। इस कार्रवाई से कंपनी के निदेशक और कांग्रेस सांसद धीरज साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साहू कांग्रेस से तीसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं। छापों के बाद रांची में उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन हुए। छापे मारे गए हैं दिल्ली में, उड़ीसा में। उधर कांग्रेस ने धीरज साहू से किनारा कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। लेकिन झारखंड के कांग्रेसी नेता उनका खुलकर बचाव कर रहे हैं। ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, निष्पक्षता पूर्वक जांच करें और जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करें। जानकार बताते हैं कि शराब कारोबार धीरज साहू को विरासत में मिला है। धीरज साहू के पिता राय बहादुर बलदेव साहू, जो झारखंड के लोहरदगा से आते हैं, वो आजादी के पहले से देसी शराब के धंधे में सक्रिय थे और उनका कारोबार बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल तक फैला था। बाद में बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद उनके बेटों ने कारोबार उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक सीमित रखा। कांग्रेस पार्टी से साहू परिवार का पुराना रिश्ता रहा है और धीरज साहू से पहले उनके बड़े भाई शिव प्रसाद साहू भी रांची से कांग्रेस के सांसद रहे हैं। आपने खुद कहा था नोटबंदी के समय काला धन जो है समाप्त हो गया। इसी इलेक्शन के दरमियान 250-300 करोड़ से ऊपर नगद पकड़ा है। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? आप ही की सरकार है, ऐसे नहीं। आप ही ने कहा था कि ब्लैक मनी का ये जो है सिलसिला खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो रहा है? ये तो आपकी जो है एफिशिएंसी पर बड़ा भारी सवाल या निशान खड़ा होता है। और जब एक आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी एजेंसी जब तक कोई बयान ना दे, कोई पुष्टि ना करे, उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उधर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में सीबीआई और ईडी भी धीरज साहू के खिलाफ जांच में शामिल होंगे, तब उनके परिवार के धंधे की कहानी और साफ होगी। पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे।
धीरज साहू के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई और उनके ठिकानों से निकली काली कमाई ने बीजेपी और अन्य दलों को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। रांची से हरवंश के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।